हेलो बच्चों। तो हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट किए थे और हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द फर्स्ट चैप्टर वाज द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये हम लोग शुरू किए थे। आज इस चैप्टर का बच्चों सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्टरी क्लास कह सकते हो वो था। चार्ज का ओरिजिन कहाँ से हुआ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, कैसे डेवलपमेंट्स हुआ, और आज हम लोग इस लिमिट तक पहुँच गए हैं कि हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। पूरा मैंने उसकी तुमको क्रोनोलॉजी को समझाया था, कैसे कैसे बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से आगे बढ़ी। कंडक्टर्स इंसुलेटर्स के बारे में थोड़ा सा बात किए थे हम लोग, चार्ज का उसके साथ क्या लेना देना होता है, और बहुत बात करेंगे उसके बारे में भी आगे। आज हम लोग तुम्हारे सामने सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं बेटा इस बहुत ही शानदार चैप्टर का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। दिस इज लेक्चर नंबर 2। और आज हम लोग बात करने वाले हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन की, क्वांटाइजेशन की बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की भी बात करेंगे। बहुत ही बढ़िया आज का लेक्चर होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने बहुत हेल्प तुम्हारी करेगा, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, बढ़िया, समझ गए बात मेरी? ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। चार्जिंग बाय इंडक्शन। बट मैंने 2 फिगर यहाँ ड्रॉ कर रखा है, अभी इसको छोड़ दो। थोड़ा सा पीछे वाले लेक्चर से कुछ बात को खींचते हैं, अभी कनेक्ट करते हैं। पहले याद करो, पिछले वाले क्लास में, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये एक पिथ बॉल है जो मैंने लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया था, इस पिथ बॉल को मैंने एक ग्लास रॉड या प्लास्टिक के रॉड से मैंने इसको टच कराया था। याद आ रहा है सब कुछ? तो ये जो पिथ बॉल है बेटा वो चार्ज हो गया था। ठीक है, ग्लास रॉड से जब मैं इसको कनेक्ट किया, टच कराना है, देयर शुड बी फिजिकल कांटेक्ट। जब मैंने टच कराया था ग्लास रॉड से पिथ बॉल को, तो ग्लास रॉड का चार्ज जाकर के पिथ बॉल पर जाकर बैठ गया था। एंड हम कहते थे कि पिथ बॉल चार्ज हो गया है, और ये पिथ बॉल और ये ग्लास रॉड दोनों चीज़ों को रिपेल करना शुरू कर दिए थे। तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं बेटा। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाई, इसको बोलते हैं ये जो चार्ज है वो कांटेक्ट से हुआ है ना। इसमें कांटेक्ट से चार्ज किया गया, हमने जाकर टच करा दिया ग्लास रॉड को और ये हमारा पिथ बॉल क्या हो गया, चार्ज हो गया। इट इज़ कॉल्ड चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट हुआ है, बिना कॉन्टैक्ट के चार्ज नहीं होता, चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट। अब हमको पढ़ना है चार्जिंग बाई इंडक्शन, और हम देखेंगे कि चार्जिंग बाई इंडक्शन चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट से किस तरह डिफर करता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 काइंड ऑफ चार्जिंग। 2 तरीके हैं अलग अलग चार्ज करने के। एक में कॉन्टैक्ट करा के चार्ज कर दिया, दूसरे में इंडक्शन की बात हो रही है। अब क्या अंतर है, कैसे करते हैं, ये हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट हम लोग इस बात को पहले जानते हैं, तो मैं तुमको उससे कनेक्ट कर दिया कि चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट वी हैव नोन इन द प्रीवियस लेक्चर, नाउ इट इज़ टाइम फॉर चार्जिंग बाई इंडक्शन। और दोनों में डिफरेंस क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड इट। ओके, तो अब मेरे सामने बेटा मैंने पहले से 2 मेटालिक स्फेयर बना के रखे हैं तुम्हारे लिए। ये 2 मेटालिक स्फेयर हैं, इनको 2 स्टैंड पे रखा गया है, और ये दोनों स्टैंड इंसुलेटर है। क्यों इंसुलेटर है? तो हम लोग इंसुलेटर कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा बात किए थे लास्ट क्लास में कि इंसुलेटर होगा तो इसका जो चार्ज है मेटल का, वो मेटल तक ही रहेगा, इसके थ्रू आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा, है ना। ये मैंने इनको ग्राउंड पे रखा गया है, तो अर्थिंग, ग्राउंडिंग याद आ रहा है? अर्थिंग का मैंने क्या बताया था कि चार्ज चलता हुआ अर्थ के अंदर जा जाएगा, इसको अर्थिंग बोलेंगे, ग्राउंडिंग बोलेंगे। तो ऐसा न हो उसके लिए मैंने स्टैंड कैसे लगा दिए बेटा, इंसुलेटर, ताकि अर्थिंग वाला जो प्रोसेस है वो फिनोमेना न होने पाए। सो दिस स्टैंड्स आर मेड ऑफ एनी इंसुलेटिंग मटेरियल, और उसके ऊपर 2 मेटल्स को, स्फेरिकल मेटल्स को माउंट कर दिया जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कांटेक्ट में है, दे आर इन कांटेक्ट। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इन मेटल्स, इस मेटलिक स्फेयर के पास मैंने एक ग्लास रॉड लेकर के आए। ग्लास रॉड, सिंपल ग्लास रॉड नहीं,
ऐसा ग्लास रॉड जिसको मैं एक सिल्क से रब कर लिया हूँ, सिल्क के क्लॉथ से अच्छे से रगड़ दिया, जिससे क्या होगा कि वो ग्लास रॉड क्या होगा बेटा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मैं अब पॉजिटिव नेगेटिव नाम ले सकता हूँ, क्योंकि मैं ये नाम कैसे आया मैं फर्स्ट सेक्शन में बता दिया था, तो आई कैन टेक द नेम्स नाउ, है ना। तो ग्लास रॉड को जब मैं सिल्क से रब किया अच्छे से, तो सिल्क पे बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया। उस रब्ड किए हुए ग्लास रॉड को मैं लेकर के आया इन मेटल्स के पास। टच नहीं कराना है, टच नहीं कराना है, जितना नज़दीक ला सकते हो लाओ, विदाउट गेटिंग टच्ड। मैं लेकर के आया भाई। जब मैं इसको ग्लास रॉड को जो कि चार्ज हो चुका है बिकॉज ऑफ रबिंग, जब मैं लेकर के आया इस इन दो मेटलिक स्फीयर के पास, तो होगा क्या, बीइंग मेटल इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड बताया था कंडक्टर में जो चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है वो फ्री चार्जेस के प्रेजेंट होने से होता है ना, बहुत हेल्प करते हैं वो लोग। तो जैसे ही मैं इस चार्ज रॉड को लेकर के आऊँगा, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इससे अट्रैक्ट होंगे और मेटल के इस तरफ आकर के एक्यूमुलेट हो जाएंगे। जो पॉजिटिव चार्ज हैं इन स्फीयर्स के वो रिपेल होंगे, वो रिपेल होके इस पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगे। जो रॉड का पॉजिटिव चार्ज है ये इस स्फीयर्स के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो मान लो पॉजिटिव चार्ज बेटा यहाँ पर आ गए, कुछ ऐसे कट से दिस चार्ज्ड रॉड। अच्छा, एक बात और, तुमको जैसे मैंने बताया था कि जब कॉम्ब को हम लोग, कंघी को हम लोग बाल से रब करते हैं और जब पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर आते हैं तो वो टुकड़े चिपक जाते हैं उस कॉम्ब से, सब जानते हैं, मैंने बताया भी रीज़न, लेकिन उसका नहीं बताया था मैंने कि रीज़न क्या होता है। ये तो ऑब्जर्वेशन था कि कॉम्ब से रब किया, चार्ज हो गया कंघी चार्ज हो गया। हाँ, वो कंघी इंसुलेटिंग मटेरियल का होना चाहिए, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। रब किया, चार्ज हो गया, पेपर के पीसेस के पास लेकर के आए, खींच लिया, ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। मगर ये खींचता क्यों है छोटे छोटे पीसेस को, ये तुमको मैंने नहीं बताया था। अभी उसका भी आंसर तुमको यहाँ से बेटा मिल जाएगा, कैसा भी क्यों होता है। तो ये हमारी बात हो गई कि मैंने लाया चार्ज रॉड को और इनके चार्ज बेटा सेपरेट हो गए। अब मैंने क्या किया, अच्छा देखो होता क्या है कि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक लेफ्ट एज पर आ गए और जो पॉजिटिव चार्ज थे वो राइट एज पे आ गए। ये चार्ज अब मेटल से बाहर नहीं जा सकते, वो मेटल है बाउंडेड होते हैं, बहुत करेंगे किनारे पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे, प्लस इधर प्लस इधर, ये मेटल से बाहर नहीं जाएंगे, दे आर बाउंडेड, सरफेस पर आकर बैठे रहेंगे, ठीक है। सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन अभी अंदर भी हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज मान लो यहाँ पर भी है जो अभी तक आया नहीं है। ये ग्लास रॉड का पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को भी खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जब ये नेगेटिव चार्ज आना चाहेगा बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन, ये जो पहले से एक्यूमुलेटेड वाला, ध्यान से बसो ना, ये जो पहले से एक्यूमुलेटेड वाला चार्ज है वो चार्ज इस नेगेटिव वाले को रिपेल करेगा। सेम चार्ज अट्रैक्ट, सेम चार्ज रिपेल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। ये कंक्लूजन तक पहुंच चुके थे लास्ट क्लास में हम लोग, अब उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लास रॉड का पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स को जो अंदर हैं अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये जो एक्यूमुलेटेड चार्ज है उनको रिपेल करेगा। एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाएगी जब इन दोनों के फोर्स इक्वल हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा। और वही ये कंडीशन यहाँ पर दिखाई जा रही है कि भाई जितने आने थे यहाँ पर पे इक्विलिब्रियम में नेगेटिव आ गया, इक्विलिब्रियम में वहाँ पॉजिटिव आ गया। इट डजेंट मीन कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएंगी, वहाँ तक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन्स आने पर इक्विलिब्रियम होगा वो डिपेंड करेगा भाई ग्लास रॉड पे कितना चार्ज आया है, यही सब करता धरता है। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी व्हेन देयर विल बी इक्विलिब्रियम, ठीक है, एंड इट विल कम वेरी क्विकली। ऐसा नहीं कि बहुत समय लग जाएगा, तुमने जोड़ा बॉडीज़ को, ग्लास रॉड रहा है, इंस्टेंटली देयर विल बी इक्विलिब्रियम, कुछ नेगेटिव उधर कुछ पॉजिटिव इधर, दैट्स इट, ठीक है। तो वो कंडीशन तुमको फिगर 2 में मैंने बना के दिखाई है। अब
अब क्या किया जाए? अब मैंने क्या करना है बेटा कि इस ग्लास रॉड को पकड़े रखना है, हटाना नहीं है, अभी हटाना नहीं है, इस ग्लास रॉड को पकड़े रखना है। और ये जो फिजिकल कांटेक्ट है ये टच कर रहे हैं मेटल्स, नाम मैं कर दे दो ए और बी, है ना, इनका नाम मैं कर दे दूँ मैं ए और बी। तो ए और बी जो टच कर रहे हैं मेटेलिक स्फीयर, उनको थोड़ा सा सेपरेट कर दो, थोड़ा सा, इतना सेपरेट करो कि बस कांटेक्ट न रहे, इतना बस सेपरेट कर दो, मगर ग्लास रॉड को वहीं पर रखो, ग्लास रॉड को हटाना नहीं है। तो फिगर कुछ देखो बेटा ऐसे बन जाएगा, ये स्फीयर ए, ये स्फीयर बी, सॉरी उनके बीच में कुछ गैप रखना है मुझे, उनको थोड़ा सा सेपरेट करना है मुझे, तो थोड़ा सा सेपरेट कर दिया मैंने, और बाकी चीज़ें एज इट इज़, इंसुलेटिंग स्टैंड है रखा है, दैट्स इट, ठीक है। और ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड इज स्टिल देयर, ग्लास रॉड को बच्चों हटाना नहीं है फिलहाल के लिए अब भी, ओके। तो नेगेटिव भाई यहाँ पे हो गया, अट्रैक्ट हो रहा था, पॉजिटिव बेचारे उधर पे हैं, रिपेल हो रहे थे, थोड़ा सा उनके बीच में गैप ला दिया, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब इस रॉड भाई साहब को, जो इस पूरे प्रोसेस का मास्टरमाइंड है, इसको हटा दो, इस ग्लास रॉड को कुछ देर के लिए दूर कर दो, हटा देते हैं भाई, चलो। जैसे ही हटाएंगे चार्ज का बच्चों रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कुछ ऐसा। अभी देखना बात समझ में आ जाएगी। मैंने किया क्या कि इस ग्लास रॉड को हटा लिया, ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करके कुछ इस तरह से आ गए। क्यों ऐसे हो गया भाई? अट्रैक्शन हुआ इनका, नेगेटिव वाला उधर चला गया। अच्छा एक बात और, मैंने ग्लास रॉड को हटाया नहीं है, ग्लास रॉड को रखते हुए मैंने इसको सेपरेट किया है, ग्लास रॉड को रखते हुए सेपरेट किया है, हटाया नहीं इसको। अच्छा कभी अगर मैं ऐसा करूं कि मैं ग्लास रॉड को लाऊं इक्विलिब्रियम में, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, फिर इस ग्लास रॉड को हटा दूं, बिना गैप लाए इस ग्लास रॉड को हटा दूं, क्या होगा पता है? ये फिर ऐसी कंडीशन हो जाएगी, जो चार्ज से आपस में घुल मिल जाएंगे, वापस से न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए मैंने इनके बीच में गैप लाया, रॉड को हटाने के बाद नहीं, रॉड को रखते हुए। अगर रॉड को तुम यहाँ से हटा दोगे ना, वैसे ही ये सब कुछ मिल जाएगा और वापस ऐसी कंडीशन आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, ग्लास रॉड को हटाया नहीं, ग्लास रॉड को रखा रहा और थोड़ा सा इनके बीच में गैप ला दिया, ताकि इसका नेगेटिव अट्रैक्ट होता रहे, उसका पॉजिटिव रिपेल होता रहे और वो अपनी जगह पर कायम रहे। और चूंकि अब मैंने गैप ला दिया है, बीच में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, इंसुलेटिंग मीडियम क्रिएट हुआ है, फिर मैंने ग्लास रॉड को हटा लिया। जैसे ही मैं ग्लास रॉड को हटाया, ये पॉजिटिव नेगेटिव भागेंगे दूसरे से मिलने के लिए, भागेंगे नेगेटिव पॉजिटिव का, पॉजिटिव नेगेटिव का, लेकिन बहुत करेंगे तो क्या करेंगे, जितना क्लोज जा सकते उतना क्लोज जाएंगे, लेकिन बीच में तो भाई इंसुलेटिंग मीडियम है, वैक्यूम है, एयर है, अब मेटल से निकल के उसमें जा सकते नहीं। तो बहुत करेगा तो उसके पास नेगेटिव पे आ जाएगा, उसके पास पॉजिटिव पे आ जाएगा, बस यही कर सकता है। अब इसके बाद हम क्या करें, अगर इनके बीच का गैप और बढ़ा दें, इतना गैप बढ़ा दें कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट बिकम्स इमैटेरियल, ये इसको अट्रैक्ट करना बंद तो नहीं कह सकते, नेगलेक्ट कर सकता है उस फोर्स को, और वो इसको अट्रैक्ट करना नेगलेक्ट कर दे अप टू सम डिस्टेंस, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे कंडीशन बच्चों बन जाएगी। कुछ ऐसे, तो इसका नेगेटिव जो होगा वो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका पॉजिटिव जो होगा बच्चों इसके ऊपर कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और हम कहेंगे दोनों स्फीयर ए और बी अब चार्ज्ड हो गए। स्फीयर ए नेगेटिवली चार्ज हो गया, स्फीयर बी इज पॉजिटिवली चार्ज। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने उनको जब डिस्टेंस बीच में ला दिया, डिस्टेंस बढ़ा दिया। अच्छा यहाँ पर ये क्यों आ रहा था? क्योंकि इनमें अट्रैक्शन फोर्स लगा। तुमने जैसी रॉड को हटाया, ये नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट किया
और जितना पास आ सकता था उतना आ गया। तो कितना पास आ सकता था, जब ये इस एज पे आ जाए, जब ये इस एज पे आ, जिसके पास तो आ सकते नहीं है क्योंकि बीच में वैक्यूम है। अब हमने क्या किया, इनके बीच की दूरी को बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि इनका जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, जो इसको इधर बांध के रखा था, वो मान लो नेग्लिजिबल हो गया। और जैसे ही सेपरेट करोगे, वो जिसका नेगेटिव चार्ज वो आराम से फ्रीली उसके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट, इसका पॉजिटिव चार्ज फ्रीली उसके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट। एंड नाउ वी कैन से द स्फीयर ए इज नेगेटिवली चार्ज, स्फीयर बी इज नाउ पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब दोनों रॉड चार्ज हो गए। इस मेथड को बोलते हैं बेटा चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कांटेक्ट नहीं। मैंने ग्लास रॉड को किसी भी स्फीयर से टच नहीं कराया है, कांटेक्ट नहीं है, नज़दीक लाया था। जबकि हम जो पिथ बॉल को चार्ज कर रहे थे रॉड के साथ, तो रॉड को पिथ बॉल से क्या करते, कांटेक्ट में लेकर के आए थे, तो वो था चार्जिंग बाय कांटेक्ट। और उसमें भी जब कांटेक्ट मिलाते थे, जब तुम पिथ बॉल से रॉड को टच कराते थे, तो रॉड का चार्ज ही जा करके इस पर बैठता था, तो इसका चार्ज इसको मिल जाता था ऐसा। और यहाँ पर इसका चार्ज इसको नहीं मिला है, तो हमने टच तो कराया ही नहीं है। तो रॉड के चार्ज को बिना डिस्टर्ब किए मैंने इन दो स्फीयर को चार्ज कर दिया। यहाँ पिथ बॉल को तुम चार्ज किए, लेकिन तुमको रॉड के चार्ज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। तुम टच कराए तो रॉड का चार्ज निकल करके जाकर कहाँ बैठ गया, पिथ बॉल पे गया। ये चार्ज आया है इसी रॉड का चार्ज है, मगर यहाँ पे ये चार्जेस आए हैं ये इस रॉड के चार्ज नहीं है, वो उनके अपने चार्ज है, और कोई कांटेक्ट भी नहीं करना पड़ा है। डिफरेंस देखो बेटा, चार्जिंग बाय कांटेक्ट एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन में। नाउ वी कैन से दिस इज द स्फीयर इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड द स्फीयर बी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। इस फिनोमेना को बोलते हैं बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन ये तुम्हारा कहलाता है, जो थोड़ा सा डिफरेंट है बाय द चार्जिंग बाय कांटेक्ट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है, बात समझ आ रही है। चलो अब तुमको हम उस बात पर वापस ले चलते, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। उस बात पे वापस ले चलते हैं जहाँ से मैंने इस बात को शुरू किया था कि जैसे क्या शुरुआत मैंने क्या बताया था कि हाँ वो वाला, जब कॉम्ब को तुम रब करते हो बाल से, तो वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को खींचता है। कॉमन फिनोमेना, कॉमन फैक्टर, वी ऑल नो दैट, वी ऑल डू दैट। मगर क्यों, कारण क्या है? क्या चार्जिंग बाय इंडक्शन से उसका कुछ रिलेशन है? मैं तो फर्स्ट लेक्चर से उस बात को बार बार बोल रहा हूँ, रब करने पर अट्रैक्ट करता है, रब करने पर अट्रैक्ट करता है, रब करने पर अट्रैक्ट करता है। क्यों? आओ देखते हैं, शायद इससे कुछ नया देना है। उसका क्या, जब एक तुम कॉम्ब को चार्ज करते हो, मैं जैसे मान लो कि एक कॉम्ब है ना, सपोज दैट दिस इज योर कॉम्ब इज जस्ट एग्जाम्पल। ऐसा कुछ भी हो सकता है जो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को चार्ज करने के बाद, वो कहीं भी हो सकता है। सपोज दैट ये इस पे पॉजिटिव चार्ज मान लो ऐसे आया, ठीक है। ये पीस ऑफ पेपर है, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ मैं समझाने के लिए, छोटा होना चाहिए ताकि अच्छे से अट्रैक्ट कर सके। ये पीस ऑफ पेपर है, ये इसको अट्रैक्ट कहा जाता है, ये कॉम्ब इसको अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों? ये तो कन्फर्म है कि द कॉम्ब हैज़ बीन चार्ज्ड बिकॉज ऑफ रबिंग। बालों से रगड़ने पर ये जो कॉम्ब हो गया है बेटा वो चार्ज हो गया, इसमें कोई शंका नहीं है। तो चार्ज हो गया है तो ये इस पेपर को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? पेपर तो कोई चार्ज नहीं है, पेपर तो न्यूट्रल है, तो क्यों चार्ज कर रहा है? हम तो ये जानते हैं भाई, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। एक चार्ज अनचार्ज बॉडी को तो अट्रैक्ट करेगा नहीं। कैसा क्यों होता है? देखो क्यों होता है, कुछ ऐसा ही फिनोमेना यहाँ पे देखो होता है बेटा। जैसे ही तुम इस पॉजिटिव चार्ज्ड कॉम्ब को या नेगेटिव चार्ज कॉम्ब को, जो भी है, तुम उस छोटे से कागज़ के टुकड़े के पास लेकर के आओगे, इसके जो चार्ज हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अट्रैक्ट होके एक तरफ आ जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल होके दूसरी तरफ चल जाएंगे। जैसे यहाँ तुम देखे थे, वही से यहाँ पर भी हो, नेगेटिव एक तरफ आ गया, पॉजिटिव एक तरफ आ गया। तो ये कॉम्ब जो है इस नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, और एक कॉम्ब जो है पॉजिटिव पार्ट को रिपेल करेगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो सामने अट्रैक्ट होकर पॉजिटिव आता, इधर रिपेल्ड होकर नेगेटिव चला जाता।
कोई भी एग्जांपल ले लो, दूसरे दोनों से आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पार्ट को रिपेल करेगा, लेकिन ये जो पॉजिटिव जो निगेटिव चार्ज है ये देखो नज़दीक है, इस पॉजिटिव के नज़दीक है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव के दूर है, और डिस्टेंस यहाँ मैटर करती है। अभी कूलॉम्स फोर्स पढ़ेंगे हम लोग, बताएंगे डिस्टेंस डज मैटर इन दिस अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स। तो जो नेगेटिव चार्ज देखो बेटा पास है, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा, लेकिन ये जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा इस रिपल्शन से, मतलब होगा दोनों, ये कॉम इसको रिपेल इसको अट्रैक्ट भी करेगा, इसको रिपेल भी करेगा, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। तो रिजल्टेंट क्या होगा, जो टोटल फोर्स पेपर पे लगेगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा। ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, ये वाला फोर्स कम होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या अट्रैक्टिव ही तो होगा, एंड द पेपर विल स्टिक टू द कॉम। जो पेपर का टुकड़ा है वो कंघी से चिपक जाएगा। ये भी एक इंडक्शन ही है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि जब हम लोग कंघी से बाल को रब करके पेपर को खींचते हैं तो चिपक जाता है, ये क्या है, तो साफ एकदम खुल्लम बोलोगे कि दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, नथिंग एल्स। और कुछ बताना होगा उसको तो बाई एग्जाम्पल लेके बता देना, ये कहानी होती है, समझ जाओ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बाई चार्जिंग बाई इंडक्शन। बहुत सिंपल सा फिनोमेना है, बहुत ही बेसिक फिनोमेना है जो हमको जानना चाहिए बिफोर एंटरिंग डीप इनटू द चैप्टर के अंदर बहुत एंटर करने से पहले इन कुछ छोटी छोटी बेसिक बातों को हमको बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा, ठीक है। तो आई थिंक यू शुड ड्रॉ दिस डायग्राम। इनफैक्ट तुम इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो तो मैं फिर आगे चलता हूँ अपने कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, अच्छी से वो कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। मैं कुछ समय तुमको दे रहा हूँ, यू कैन डू इट। स्क्रीनशॉट भी लेके ख़त्म कर सकते हो, बाकी अपना जो कॉपी पर नोट्स बनाओगे उस पर अच्छे से इसको लिख लेना। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये उम्मीद करते हुए कि सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ओके, चैप्टर 1 हम लोग का चल रहा है, चार्जिंग बाय इंडक्शन तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आगे हम देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। ओके, सो जो हमको आगे पढ़ना है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थोड़ा इसको हमको पढ़ना होगा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलो, वी हैव डन विथ चार्जिंग बाय कांटेक्ट, वी हैव डन विथ चार्जिंग बाय इंडक्शन, वी हैव डन विथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ चार्ज, कैसे कहानी आगे बढ़ी। अब हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। चार्ज के कंजर्वेशन का प्रिंसिपल क्या होता है। देखो एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये मान लो A है, ये मान लो B है। अभी हम तुमको ये बात बताए हैं कि जब बॉडीज़ को रब करते हैं अगेंस्ट वन अनदर, जब रब करते हैं तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। एक पर कोई चार्ज, दूसरे पर दूसरे टाइप का चार्ज, दे गेट इलेक्ट्रीफाइड, दे गेट चार्ज, वॉट एवर यू से। मैंने ये भी तो अब तक नहीं बताया तुम लोगों को कि होता क्यों है, अभी के लिए ही इसको रोका गया था। ऐसे नहीं, भूला नहीं हूँ मैं भाई, जिसका जब टाइम आता तभी उसको बताना चाहिए। रब करते हैं, इलेक्ट्रीफाइड होते हैं, अच्छी बात है। अब इसके पीछे क्या फिजिक्स है, क्यों इलेक्ट्रीफाइड हुए, इलेक्ट्रीफाइड हो करके पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करते हैं, वो भी पढ़ लिए क्यों होता है ऐसा, इंडक्शन की वजह से। लेकिन ये इलेक्ट्रीफाइड ही क्यों हुए, उसके पीछे क्या फिजिक्स है। तो होता क्या है बच्चों कि हम सब थोड़ा सा एटम के बारे में जानते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक्स। जैसे एटम है तो वही सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, उसके चारों ओर घूमते हुए क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, घूमते रहते हैं अपना।
जो नज़दीक होते हैं न्यूक्लियस के वो एटम से बंधे होते हैं बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। जो इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं न्यूक्लियस से लूजली बाउंड कहे जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन। पता है, बहुत सिंपल सी बात है बेसिक। तो किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं बाहर के ऑर्बिट में, दे आर लूजली बाउंड। थोड़ा सा अगर उनको एनर्जी मिल जाए तो वो बाहर आ जाते हैं। एंड वी नो दिस वेरी सिंपल फैक्ट। होता क्या है कि जब मैं एक बॉडी ए को दूसरी बॉडी से रब करता हूँ तो उसमें हीटिंग होती है। जब किसी भी चीज़ को रब करो, अ बॉडी इज रब्ड अगेंस्ट अनदर, देयर विल बी हीटिंग। इसी हीटिंग से जब हम लोग दो पत्थरों को रगड़ करके स्टोन एज में हम लोग फायर प्रोड्यूस करते थे, आग जलाते थे, सबको पता है। जब पत्थर को पत्थर से रगड़ा तो हीटिंग हुई, फ्रिक्शन हुआ, हीटिंग हुई, गर्माहट हुई, चिंगारी बनी, आग लग गई। वी ऑल नो दैट। आज जान रहे हो उसके पीछे रीज़न क्या है कि फ्रिक्शन से हीटिंग होती है और वो फायर बन जाता है। मगर स्टोन एज में किसको क्या पता था, बस जो हुआ उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो पॉइंट इज़ दैट कि जब तुम दोनों को रब करोगे तो उनमें हीटिंग होगी। हीटिंग से क्या होगी, गर्माहट होगी। हीटिंग इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन होगा, गर्माहट होगी, हीटिंग होगी। एनर्जी तुम्हारी खर्च होगी, तुम रब करोगे, तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी खर्च होगा रब करने में। बिना एनर्जी के रब तो कर सकते नहीं हो। तो यू विल क्रिएट सम हीटिंग बिकॉज ऑफ योर ओन मस्कुलर एनर्जी। अपनी मस्कुलर एनर्जी से कुछ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करोगे। वो हीट एनर्जी जब सब्सटेंस के मटेरियल के अंदर जा करके, एटम के अंदर जा करके इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेगी, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेगी, तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर आ जाएगा। ज़्यादा एनर्जी है तो वो एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में भी शिफ्ट कर सकता है, और जब दूसरी बॉडी में शिफ्ट करेगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन अब ये हम लोग को पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है और प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तभी वो चार्जिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया वो नेगेटिवली चार्ज माना जाएगा, और जिसके पास से इलेक्ट्रॉन गया वो पॉजिटिवली चार्ज माना जाएगा। तो ये होता है चार्जिंग बाई रबिंग का फिनोमेना। तो अगर तुमसे पूछे कि चलो भाई तुम बात बार बार कह रहे हो कि रब करने पर चार्ज हो जाते हैं, रगड़ने पर चार्ज हो जाते हैं, क्यों? तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम ए टू बी एंड इट गॉट चार्ज इक्विवेलेंट टू वन इलेक्ट्रॉन एंड इट गॉट चार्ज पॉजिटिव चार्ज इक्विवेलेंट टू अ प्रोटॉन। एक यूनिट नेगेटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, ठीक है। लेकिन इस चार्जिंग की प्रोसेस में इस पे चार्ज आया, इस पे भी चार्ज आया। बिफोर दिस चार्ज ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था। अगर मैं इस फिनोमेना को एक आइसोलेटेड सिस्टम में परफॉर्म करूं, सपोज दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये मान लो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड का मतलब आसपास की चीज़ों का इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में सिर्फ इन्हीं के बीच जो होना होगा जो कि न्यूट्रल थे पहले, तो अभी भी इनका टोटल चार्ज अगर चेक करोगे तो प्लस एंड माइनस इट विल बी न्यूट्रल, इट विल बी ज़ीरो। तो कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि चार्ज जो है ट्रांसफ़र हुआ है ए टू बी, नया चार्ज जनरेट नहीं हुआ है। वी हैव नॉट क्रिएटेड वन इलेक्ट्रॉन, हमने बस इलेक्ट्रॉन को ए से बी की तरफ भेजा है। इलेक्ट्रॉन जितने इस बॉडी पे है, जितने इस बॉडी में है, टोटल मिला के अभी भी उतने ही रहेंगे। इन दिस आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। बॉडी से बॉडी में ट्रांसफ़र करना इज़ नॉट अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम एक जगह से इलेक्ट्रॉन को दूसरी जगह में ले गए। अगर तुम पूरे सिस्टम की बात करो तो ये सिस्टम के टोटल चार्ज कांस्टेंट है। इफ़ यू टेक दिस यूनिवर्स एज अ सिस्टम, अगर मैं इस पूरे यूनिवर्स को एक सिस्टम मान लूँ तो इस पूरे यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करके
आपस के चार्ज को चेंज कर सकते हैं। इसके पास उसका आ गया, उसके पास इसका आ गया, दैट इज ओके। लेकिन पूरे सिस्टम का, यूनिवर्स को तो उन्हें मानिए आइसोलेटेड सिस्टम, उसका जो टोटल चार्ज हो कहीं बदलेगा नहीं, बिकॉज वी कैन नॉट क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एन इलेक्ट्रॉन। हम लैब में इलेक्ट्रॉन बना नहीं सकते और ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जितना भगवान ने हमको दिया है इलेक्ट्रॉन, लो रखो, आज तक उतना ही है मेरे पास, ना हमने उसको खर्च किया, ना हमने उसको एक्स्ट्रा बनाया। हाँ, 10 उसको दिया, 5 वहाँ से लिया, 6 उसको दिया, 10 रखा, वो अलग बात है। बट द टोटल सम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बिग बैंग से लेकर के 13.7 बिलियन ईयर्स पहले जब बिग बैंग हुआ था, उस वक्त से लेकर के आज तक पूरे यूनिवर्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कांस्टेंट। मतलब प्रोटॉन की भी कांस्टेंट है, प्रोटॉन की भी सही सेम फैक्ट है, उसकी भी संख्या कांस्टेंट है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चार्ज जो है बेटा हमेशा कंजर्व रहता है, हम उसको घटा बढ़ा नहीं सकते। ट्रांसफ़र इज़ ओके, यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से यहाँ गया, इसको पॉजिटिव किया, उसको नेगेटिव किया, इज़ फाइन। अगर किसी को पॉजिटिव करोगे तो डेफिनेटली किसी को नेगेटिव करना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। एब्सोल्यूट पॉजिटिवली चार्ज नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली नेगेटिवली चार्ज नहीं कर सकते किसी बॉडी को। कहीं ना कहीं से पॉजिटिवली चार्ज करने के बाद ही किसी को नेगेटिव कर पाओगे, दैट इज़ अ वेरी फैक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 2 एक जगह से कम हुए तो 2 कहीं बढ़े भी तो हैं, द टोटल चार्ज इज स्टिल सेम। अगर मैं कहूँ इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 50 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 150 हो गए, 150। 150 इलेक्ट्रॉन के बीच ही पूरा कहानी हो जाएगा, मगर वो 150 से न 149 होगा, न 151 होगा। चार्ज इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, टोटल चार्ज सिस्टम इज़ कांस्टेंट। उस सिस्टम के अंदर जो बॉडीज़ है उनके बीच चेंज हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो चेंज होना लॉस या गेन नहीं कहलाएगा। गेन हो गया, इलेक्ट्रॉन नया आ गया, इलेक्ट्रॉन लॉस, ऐसा नहीं है। द टोटल चार्ज will remain constant. In an isolated system, the total charge of the system will remain constant. Division जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं कि what is the principle of conservation of charge? The principle states that the total charge of an isolated system always remains constant, because we cannot create an electron or we cannot destroy an electron. ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कांस्टेंट एंड सो द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, जो कि बहुत ही बेसिक बात है, बहुत ही बेसिक फैक्ट्स है नेचर का, जो हमको जानना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। और ये जो तुमको रबिंग का मैंने बताया कि रब करने पर चार्ज क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। अब तक तो हमको इतना पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही 2 चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं यूनिवर्स में। तो हम ये बात कहते हैं, इस बात को हम बताते हैं कि भाई जो सिस्टम का चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, भले हम लोग सिस्टम के अंदर चार्ज को चेंज कर सकें, लेकिन पूरे सिस्टम को हम चेंज नहीं कर सकते, जो है वो है। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कि हम लोग बहुत सिंपल सी भाषा में समझ गए। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, लेट अस स्टार्ट दैट। ये सब बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इस चैप्टर के, जो हमको आना चाहिए बिफोर एंटरिंग डीप इनटू द चैप्टर। तो दिस इज योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है ये? बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है, बहुत सिंपल भी है, बहुत यूज़फुल भी है। अच्छे से देखते हैं इसको क्या होता है। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ बेसिक बात समझ लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? फिज़िक्स में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है और इसका सही मतलब जानना बेहद ज़रूरी है, वरना वो कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, वो फीलिंग नहीं आएगी। जो क्वांटाइजेशन का मतलब हो तो वो फीलिंग नहीं आएगी अगर तुम इस
टर्म का मतलब सही तरीके से नहीं समझोगे। तो बिफोर एंटरिंग इनटू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लेट अस हैव सम आइडिया अबाउट व्हाट इज द टर्म क्वांटाइजेशन स्टैंड फॉर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो एग्जाम्पल भी देंगे इसका। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं नेचर में हमारे पास जो कुछ फिक्स वैल्यूज़ में ही अवेलेबल हैं। जो तुम चाहो वो वैल्यूज़ तुमको मिले उनकी, ऐसा नहीं, उनकी फिक्स वैल्यूज़ हैं, उन्हीं के फॉर्म में वो तुमको अवेलेबल होंगी। हम जिस वैल्यू के फॉर्म में उसको चाहें वो हमको शायद ना मिले। जैसे एक सिंपल तुमको अगर हम बात बताते हैं, आज से कुछ साल पहले एग्जाम्पल तुम लोग बताएंगे, हम लोग मोबाइल फ़ोन को चार्ज किया करते थे। अभी की बात नहीं कह रहे, बहुत मतलब हो गया 6-7 साल पहले, बहुत दिन नहीं। चार्जिंग के कूपन आया करते थे, अगर तुम लोग को याद हो तो। एक कूपन आता था चार्ज करने का, सबको पता है। कूपन को पीछे स्क्रैच किया करते थे। स्क्रैच करने पे वो 14-16 डिजिट का एक कोड होता था। उस कोड से हम लोग उस कोड से हम लोग कुछ अपना जो भी अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर का कुछ नंबर्स होता था, तो उसके हेल्प से, कोड के हेल्प से हम लोग मोबाइल फ़ोन को चार्ज किया करते थे। ठीक है, अब उस प्रोसेस पे हमको नहीं जाना है कैसे होता है, उसको स्क्रैच करके नंबर वगैरह देखा करते थे। उसमें हम जब वो कार्ड खरीदा करते, रिचार्ज कूपन उसको हम बोला करते, सब जानते होंगे इस बात को। वो रिचार्ज कूपन जब हम खरीदा करते थे तो उस रिचार्ज कूपन को थोड़ा सा याद करो क्या होता था। वो 5 रुपये का कूपन होता था शायद किसी कंपनीज का, 10 का होता था, 15 का, 25 का, 50 का, फिर 100 का, ऐसे होता था। तो अगर तुम चाहो कि हमको 12 रुपये का कूपन मिल जाए, नहीं मिलता था। 10 के बाद शायद 15 का होगा। अगर तुम कहोगे हमको 18 रुपये वाला कूपन चाहिए, 18 रुपये का रिचार्ज करा, नहीं मिलेगा। 15 के बाद शायद 20 का होगा। तुम कहोगे हमको 40 रुपीज़ का रिचार्ज कराना है, शायद नहीं होगा। 20 के बाद 25 के बाद 50 का होगा, फिर 100 का होगा, 200 होगा। तुम कहोगे हमको 105 रुपये कराना है, तो ठीक है, इकट्ठे नहीं होगा। अगर तुम कहोगे हमको 17 रुपीज़ का रिचार्ज कराना है, तो नहीं होगा, क्योंकि 15-20 के बीच कोई वैल्यू अवेलेबल है ही नहीं। आइदर यू हैव रिचार्ज कूपन ऑफ 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, 20 रुपीज़, 25 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, चलो 100 तक की बात करते हैं। इतने रिचार्ज कूपन अवेलेबल हैं। मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इस वर्ड का थोड़ा सा मतलब क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो फीलिंग नहीं आएगी तब तक जब तक इस टर्म का एक्चुअल मतलब नहीं समझोगे। क्योंकि सिर्फ यहाँ नहीं, ये बहुत जगह भी आएगा, है ना। तो अब ये बताओ, मैं कहूँगा मुझको 7 रुपये का रिचार्ज कराना है, तो 7 रुपये अवेलेबल है क्या? इस 7 रुपीज़ अवेलेबल नहीं है, नहीं कर सकते। या तो 5 का कराओ, 10 का कराओ। अगर तुम कहोगे हमको 11 रुपये 25 पैसे का रिचार्ज कराना, भाग जाओ यहाँ से, तुरंत भाग जाओ, नहीं करा सकते भाई। 10 के बाद 15 कराओगे, 22 कराओगे, 25 कराओगे, नहीं करा सकते, क्योंकि तुम जो वैल्यूज़ चाहोगे वो वैल्यूज़ अवेलेबल नहीं है। 0 से लेकर 100 तक में इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी नेचुरल नंबर की, मगर हर वैल्यूज़ के रिचार्ज कूपन अवेलेबल नहीं है। यही अवेलेबल है, इन्हीं में से काम चलाओ अपना। तो हम कहेंगे जो रिचार्ज कूपन अवेलेबल है वो क्वांटाइज्ड है, क्योंकि इसकी कुछ वैल्यूज़ ही हमको मिल रही है, सारी वैल्यूज़ हमको नहीं मिल रही है। हाँ, अगर 0 से लेकर 100 तक में सारी वैल्यूज़ मिल जाए, हम 1 रुपये 25 पैसे का भी रिचार्ज करा सकने के काबिल हो। हम 14 रुपये 5 पैसे का भी रिचार्ज करा लें, 20 रुपये 21 पैसे का रिचार्ज करा लें, 0 से 100 के बीच जो तुम्हारे दिमाग में नंबर है सब करा लो, तो हम कहेंगे द रिचार्ज कूपन इज़ कॉन्टीन्यूअस। जो चाहोगे सब मिलेगा, कॉन्टीन्यूअस। और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे बेटा? क्वांटाइज्ड। तो जब हमें किसी चीज़ की वैल्यू फिक्स्ड अमाउंट के अलावा और किसी अमाउंट में नहीं मिलती है, तो हम कहते हैं कि वो चीज़, उसकी वैल्यू क्वांटाइज्ड है, दैट इज़ क्वांटाइज्ड। और अगर हमें किसी चीज़ की कुछ वैल्यू सिर्फ उसके अमाउंट में ही मिले, जो चाहो वो मिल जाए,
0 to 100 की जो वैल्यू तुम्हारे दिमाग में वो तुमको मिल जाए, तो हम कहेंगे ये तो कॉन्टीन्यूअस है, ये तो कॉन्टीन्यूअस वेरी करेगा, ये 0 से लेकर 100 तक लगातार वेरी करेगा, हर वैल्यू को टच करते हुए जाएगा। ये 0 से 100 की हर वैल्यू को टच नहीं कर रहा है, कुछ फिक्स वैल्यू पर ही ये रुक रहा है। इट इज़ क्वांटाइज्ड। अगर सारी वैल्यूज को टच करता जाए तो हम कहेंगे अरे भाई तो कॉन्टीन्यूअस है, हर वैल्यूज को टच कर रहा है, हर वैल्यूज को छूते हुए गुजर रहा है, ये कॉन्टीन्यूअस है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड और कॉन्टीन्यूअस। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस हमें क्वांटाइजेशन का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। आई थिंक दिस एग्जाम्पल सफिशिएंट टू हैव एन आइडिया फॉर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक है, अब तुम सोचो अपने लाइफ में, अपने आसपास के डेली रूटीन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। तुमको एग्जांपल बता दिया, हमारे आसपास की चीज़ें हैं ये, ऐसे बहुत से एग्जांपल तुम खोज सकते हो जो तुम बोलेगा अरे भाई ये तो क्वांटाइज्ड है, ये तो कॉन्टीन्यूअस है। तो ट्राई टू डू इट। अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें तुमको अवेलेबल हो तुम्हारे पास, जिनको यूज़ करते हो, जिनको देखते हो, जिनके बीच तुम रहते हो, एटलीस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट कि उनमें से कौन कौन क्वांटाइज्ड है, उनमें से कौन कौन कॉन्टीन्यूअस है। एटलीस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट। और अगर है कुछ मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर मुझे लगता है कि ये मेरे हिसाब से क्वांटाइज्ड है, मेरे हिसाब से ये कॉन्टीन्यूअस है। डू इट, यू विल हैव अ वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन एंड इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट इन द फर्दर चैप्टर्स। ठीक है, ओके। तो मैं इस चीज़ को अब मिटाता हूँ, ये मानते हुए कि तुमको क्वांटाइजेशन का मतलब या बात अब समझ में आ गई है। ओके, नाउ क्वांटाइजेशन का मतलब तो समझ गए, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है। तो अब तुम ये समझ गए कि जब क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि कुछ वैल्यूज़ हमको फिक्स वैल्यूज़ ही मिलनी चाहिए जिस चीज़ की, तो क्या चार्ज भी हमको कुछ फिक्स वैल्यूज़ में मिलता है। क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज कहीं ना मतलब हुआ कि चार्ज भी तुमको जो मिलेगा या चार्ज किसी बॉडी पे जो आएगा वो कुछ फिक्स वैल्यूज़ के फॉर्म में ही आएगा, या जो हम चाहेंगे वो चार्ज वहाँ पे आए, ऐसा नहीं है। अगर लिखा है तो भाई होगा ही। तो चार्ज भी बेटा हम जो चाहेंगे वो नहीं, फिक्स वैल्यूज़ के हिसाब से आएगा। कैसे आएगा वो थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, हम इन दोनों को रब करते हैं। रब करने की बात हम लोग हमेशा करते हैं। रब करने पर जब बॉडीज़ को रब करते हैं तो हम जानते हैं दे गेट चार्ज्ड। क्यों होता है, कैसे होता है, बहुत अच्छे से बात समझ गए। जब इनको हम चार्ज करेंगे रब करके, रगड़ करके एक दूसरे से, तो ये चार्ज क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होते हैं। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा प्लस ई, यहाँ पे कितना आएगा माइनस ई। ई इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई की जो वैल्यू होती है 1.60292 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का भी चार्ज कह सकते हो मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। तो दिस इज समटाइम्स कॉल्ड बच्चों इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। समटाइम्स इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.602 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर आने वाला चार्ज है, ये हमको पता है, ये सबको याद रखते हैं। इसकी वैल्यू दो डिजिट तक है तो बी फाइन है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जब हम ए और बी को रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विल गेट द एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, रब करोगे हीटिंग होगा, ऑब्जेक्ट्स गर्म होंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होगा, लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, कूद करके ऐसे बी में आ गया, ए पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, बी पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया चार्ज। इट हैज़ गॉट प्लस ई, इट हैज़ गॉट माइनस ई। अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ हो तो, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र अगर हुआ हो तो, मान लो अगर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ हो तो उसके पास चार्ज कितना है बेटा, कहोगे सब +2e, कहोगे -2e। अच्छा, कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी एप्लीकेबल हो रहा है। बिफोर चार्जिंग द टोटल चार्ज वॉज 0, रबिंग के बाद भी टोटल चार्ज ऐड करोगे +2 -2 कितना आएगा बेटा, 0 ही आएगा। ये भी देख रहे हो, कंजर्वेशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो रहा है।
3 का ट्रांसफ़र होगा तो क्या आएगा, हो गया सर +3, यहाँ पे कितना आएगा -3, इट्स फाइन। 4 अगर 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करोगे तो इसके पास कितना आएगा बेटा +5e, इसके पास कितना आएगा बच्चों -5e। तो मैं एक बात ये देख रहा हूँ कि जो दोनों पर चार्ज आएगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में आ रहा है ना, 1e 2e 3e 4e 5e मल्टीपल में आ रहा है। क्या कभी 2.5e चार्ज आ सकता है, ±2.5e चार्ज आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? कारण क्या है कि भाई चार्ज का जो आना है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आना है। भाई 2.5 का मतलब क्या हुआ कि 2.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। 2.5 मतलब इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन और एक आधा। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर 3 जाएगा। 2.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा और 2 जाएगा तो +2e, 3 गया तो +3e। 2 और 3 के बीच तो नहीं मिलने वाला। तो अगर तुम कहोगे हमको इस बॉडी पर 2.1e चार्ज चाहिए, हम इस पर 2.1e चार्ज चाहते हैं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम इस बॉडी पर +2.3e चार्ज चाहते हैं, नहीं मिलेगा, तुम्हारे कहने से नहीं मिलेगा। हम इस बॉडी पर +3e चाहते हैं, हाँ मिल जाएगा। हम इस बॉडी पर +4e चार्ज चाहते हैं, हाँ मिल जाएगा। 3 और 4 के बीच चाहोगे 3.25, 3.5, 3.4, 3.9, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन के बाद 4 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, टूट के नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन ना बेटा। तो टूट के अगर नहीं जाएगा तो भाई ये जो वैल्यू है फ्रैक्शन में आएगी भी नहीं। यू कैन नॉट हैव दिस वैल्यूज इन फ्रैक्शन, दिस इज़ फाइन, दिस इज़ फाइन। तो अब ये बताओ कि इस पर हम जो चार्ज लाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाद +3e के बाद +4e लाएंगे ना। अब इसके बीच तो बहुत वैल्यूज़ होंगी, 2.1, 2.2, 2.3, बहुत वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज़ होगी। क्या इस बॉडी पर वो सारे चार्ज आ सकते हैं? कभी नहीं आएंगे। या +2e या +3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। यानी कि इन दोनों पे जो चार्ज आएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का हमेशा मल्टीपल में आएंगे, हमेशा मल्टीपल में आएंगे। यानी ये भी बताओ वैल्यू क्वांटाइज्ड हुआ कि नहीं। अभी तुमको क्वांटाइजेशन का मतलब मैंने बताया था, वो कूपन वाला रिसर्च कूपन का एग्जांपल दे करके। तो उससे रिलेट किया जाए तो बताओ ये दोनों भी बताओ, इन पर भी चार्ज कैसा होगा, क्वांटाइज्ड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल क्वांटाइज्ड होगा। तो हम ये कह सकते, और ये सिर्फ इन दोनों पर नहीं, हर बॉडी पे ऐसा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही वो सोर्स है जो चार्ज करते हैं। इलेक्ट्रॉन ही वो कारण है जो बॉडीज़ पर चार्ज लाते हैं, और वो खुद नहीं ब्रेक हो सकता तो उसके छोटे चार्ज कैसे आएंगे? जो भी चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही आएगा। बीच की वैल्यूज़ आर नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि Q इज इक्वल टू ±NE। Q इज इक्वल टू ±NE, वेयर N is either 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जो n होगा वो हमेशा इंटीजर में होगा। तो क्वांटेशन प्रिंसिपल को लिखना हुआ बोलने से बोलोगे कि द चार्ज appearing on a body is always an integral multiple of electronic charge. This principle is called principle of quantation of charge. किसी बॉडी पर जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। द टोटल चार्ज appearing on a body is always an integral multiple of electronic charge. This is called principle of quantization of charge. ठीक है। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा हम यहाँ तुमको बताना चाहते हैं इसके बारे में। आई थिंक ये बात समझ में आ गया होगा हमारा तुमको, ये क्वांटेशन क्या होता है और ये होता क्यों है। देखो, दो चीज़ों में थोड़ा अंतर समझना। एक कूलॉम, इस कूलॉम हम लोग अभी चार्ज के यूनिट के बारे में बात अभी आगे करेंगे, शायद नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल थोड़ी सी बात अभी करते हैं। कूलॉम इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज। कूलॉम चार्ज का यूनिट होता है, बहुत बड़ा यूनिट होता है वैसे कूलॉम। एक कूलॉम चार्ज बहुत बड़ी वैल्यू होती है। जनरली हम लोग जो बात करते हैं वो माइक्रो कूलॉम
के टर्म्स में ही बात करते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि इस बॉडी पर 1 माइक्रो कूलम चार्ज है, समझना बात को। इस बॉडी पर मैंने कहा 1 माइक्रो कूलम चार्ज है, तो 1 माइक्रो कूलम चार्ज ऑलमोस्ट 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से आएगा। अगर नेगेटिव है -1 माइक्रो कूलम तो 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी को अपने ऊपर लेने पड़ेंगे। अगर पॉजिटिव है 1 माइक्रो कूलम तो इस बॉडी को 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देने पड़ेंगे। 10⁻13 बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अब ये बताओ, अगर मैं कहूँ कि इस पर 1 माइक्रो कूलम चार्ज है, मान लो 1 माइक्रो कूलम माइनस चार्ज है मान लो, यानी कि इस पे 10⁻13 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये न्यूट्रल था उस कंडीशन में इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन थे अब उससे 10⁻13 ज़्यादा है एक्सेस, तभी 1 माइक्रो कूलम का नेगेटिव चार्ज आया। अब मैं कहूँ कि इस 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ चार्ज को हमको कम करना है, लेकिन चार्ज तो क्वांटाइज्ड होता है। जब भी घटाओगे बढ़ाओगे तो ई के फॉर्म में ही घटे बढ़ेगा। अगर हमको इस चार्ज को कम करना है 1 माइक्रो कूलम से, क्या करोगे? 1 इलेक्ट्रॉन को हटाओगे, 2 को हटाओगे, 3 को हटाओगे, ऐसे ही ना घटेगा बेटा। तो मान लो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन को हटा दिया। 1 इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है। अगर तुम 1 इलेक्ट्रॉन को हटाओगे तो इसके 1 माइक्रो कूलम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज स्टिल 1 माइक्रो कूलम। तो जब हम छोटे ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें, 10,000 100 की बात करें, तो जो क्वांटाइजेशन वाले फीलिंग है वो थोड़ी सी गायब हो जाती है। मतलब कि जो चार्ज का ग्रेनी नेचर है, ग्रेनी मतलब पार्टिकल्स ग्रेन, चार्ज का ग्रेनी नेचर होता है भाई, +E +2E +3, इट इज़ ग्रेनी नेचर नॉट कॉन्टिन्यूअस। आई मीन क्वांटेशन मतलब ग्रेनी भी होता है, ग्रेन के फॉर्म में होगा। तो चार्ज का जो ग्रेनी नेचर है वो तुमको नज़र नहीं आएगा। अगर से 10 50 100 इलेक्ट्रॉन निकाल भी लोगे तो उसके चार्ज पर बेयरली कोई फ़र्क पड़ेगा। तो जब इतना ज़्यादा चार्ज अगर होगा किसी बॉडी पर तो वहाँ पर जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है वो थोड़ा सा कह सकते हो बिकम्स इमैटेरियल, यू कैन इग्नोर इन फैक्ट। तो 2 बातों का ध्यान रखना, 2 बातों का ध्यान रखना बिफोर वी डील विथ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। हमें 2 बातों का ध्यान रखना होगा। एक मैक्रोस्कोपिक, एक होगा बेटा माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब जब बड़े चार्ज को डील करो, 1 माइक्रो कूलम, 1 मिली कूलम, लाइक दैट 1 कूलम। तो इतने बड़े बड़े चार्जेस पर जो चार्ज का ग्रेन नेचर होता है, जो क्वांटाइज नेचर होगा, वो डिसअपियर हो जाएगा, वो फीलिंग नहीं तुमको नहीं आएगी। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम कह सकते हैं चार्ज इज कॉन्टिन्यूअस। वो तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे बदला, क्योंकि कंपैरेटिवली बहुत कम होगा वो। You can ignore it. You can ignore the quantization principle at macroscopic level. लेकिन मैक्रोस्कोपिक की बात करोगे, जैसे मान लो मैंने कहा कि इस बॉडी पर -100 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, -100 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। अब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन हटाओ, 2 हटाओ, 10 हटाओ, 5 हटाओ, इसके चार्ज पर फर्क पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा कि इतने से इतना कम हो गया। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल गुड, फाइन, वर्क्स वेल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल कैन बी इग्नोर्ड, इसको इग्नोर कर सकते हो एट दैट हाई लेवल। इस बात को ध्यान रखना। जैसे अगर तुमको बात और समझनी हो, जैसे मान लो ये बेटा कुछ पॉइंट्स हैं, ये मैं कुछ पॉइंट्स अगर बनाऊँ, नज़दीक नज़दीक बनाओ, तुम्हारे सामने मैं कुछ पॉइंट्स बना रहा हूँ। ठीक है, मैं इनको नज़दीक नज़दीक बना रहा हूँ, थोड़ा सा नज़दीक के पॉइंट्स हैं।
मान लो इन पॉइंट्स को हम अभी देख रहे हैं, नज़दीक से देख रहे हैं, तो हमको दिखाई दे रहा है कि भाई हर 2 पॉइंट के बीच में क्या है, गैप है, हर 2 पॉइंट के बीच में गैप है, ठीक है, हर 2 पॉइंट के बीच में गैप है। लेकिन जब तुम बहुत दूर से इसको देखोगे, बहुत दूर से इसको देखोगे, तो तुमको क्या दिखाई पड़ेगा बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ेगा। मतलब जो क्वांटाइज्ड था वो क्या बन जाएगा बेटा, कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। कब, जब तुम उसके लेवल पे आ जाओगे तब वो क्वांटाइज्ड हो गया। जब तुम उससे दूर चले गए, तुम्हारा अलग लेवल, उसका अलग लेवल, तो कैसे दिखाई पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस दिखाई पड़ेगा। बात समझ रहे हो? कोई भी चीज़ को अगर जैसे तुम किसी फोटोग्राफ को देखते हो, कैमरे से खींचे फोटोग्राफ को देखो, कॉन्टिन्यूअस होता है, उसको जूम करो, जूम करो, जूम को करते जाओ, करते तो देखोगे तो वो उसके छोटे छोटे स्क्वायर पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, जिसको पिक्सल कहते हैं आई थिंक। और वैसी को जूम को छोटा कर दोगे तो पूरा पूरा फोटोग्राफ क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और उसको जूम करके बड़ा कर दोगे तो उस फोटोग्राफ का एक एक पार्ट तुमको नज़र आएगा जिससे वो बना हुआ है, स्क्वायर पार्ट्स, इसके स्क्वायर पार्ट्स नज़र आएंगे तुमको। वही से ही कुछ यहाँ पर भी होगा। ये लाइन है, इसके डॉट्स तुमको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग पॉइंट दिखाई दे रहा है, कहोगे क्वांटाइज्ड है, 1 2 3 4 गिन डालोगे, दूर चल जाओगे लाइन के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा, कहोगे कंटिन्यूअस है, कैसे गिने, इसको नहीं गिन सकते, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर पे होगी। जब बहुत बड़ा लेवल होगा तो जो क्वांटाइजेशन की फीलिंग है वो गायब हो जाएगी। जब मैक्रोस्कोपिक वाली बात करोगे तो इट विल बी देयर, ठीक है। तो ये होता है क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, जो तुमको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तुमको इसका कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख सकते हो कि टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी विल ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात अच्छे समझ में आ गई होगी कि क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो बच्चों आज हम लोगों ने कवर किया क्या, आज हमने कवर किया इंडक्शन, कैसे इंडक्शन से चार्ज कैसे होता है, चार्जिंग में इंडक्शन कैसे होता है, कंजर्वेशन के बारे में पढ़े, क्वांटाइजेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए, दोनों बात अच्छे समझ में आ गई होगी। रबिंग से चार्ज डेवलप कैसे होता है, क्या उसके पीछे फिनोमेना है, ये भी तुमको मैंने बता दिया। अब क्या हो गया, अब क्या करना है, तो अब तक ये सेकंड लेक्चर था हमारा। तो सेकंड लेक्चर में भी हम लोग बहुत बेसिक बातें ही कर रहे हैं चार्ज के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कैसे वर्क करता है, इसके पीछे क्या फिजिक्स है, वो लोग अब तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर, इस चैप्टर का जान, इस चैप्टर की शान, जो कहना कह लो। और वो टॉपिक है बेटा कूलॉम्स लॉ। इस चैप्टर का क्या पूरे फिजिक्स की जान है, पूरे क्लास 12 की फिजिक्स का ही वो हार्ट एंड सोल है, द कूलॉम्स लॉ। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत मस्त है, बहुत सवाल बनते हैं उस पर, बोर्ड्स के हो, कंपटीशन के हो, नीट हो, मेंस हो, एकदम रेडी रहो। अब अगले क्लास में तुम्हारा सामना होगा बच्चों कूलॉम्स लॉ से। पहले उसकी हम धज्जियाँ उड़ाएंगे, एक एक पार्ट्स को समझेंगे, फिर उसके बेस पर न्यूमेरिकल करेंगे, हर एक लेवल का करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इस क्लास में, तब तक इस चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना। कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन है ये, ज़रूर हमको बताना, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।